दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा मामले चेक बाउंस के ही आ रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? चूंकि लोग भारत जो है वो प्रगति की तरफ जा रहा है, तो लोगों के संघर्ष जो है वो भी इंटेलेक्चुअल होते जा रहे हैं। लोगों के बीच में लेन देन के मामले फंस रहे हैं, जिसमें कि चेक का ज़्यादा मामला सामने आता है और लोग चेक बाउंस का मामला कचहरी भी लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ कानून का सदुपयोग होता है वहीं कहीं ना कहीं कानून का दुरुपयोग भी होता है। कई बार क्या होता है कि लोग झूठे चेक बाउंस के केस में भी लोगों को फंसा देते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर मामलों में एनआई एक्ट के जो मामले हैं उनके मजिस्ट्रेट के यहाँ लोग परिवाद पत्र दायर करके ही एनआई एक्ट के मुकदमे करते हैं। कई बार थाने से भी मुकदमा पंजीकृत होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में लोग परिवाद दायर करते हैं, इसके बाद वहाँ अपना सबूत देते हैं। इसके बाद न्यायालय जो है वो अभियुक्त को, जिसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जा रहा है, उसको तलब कर लेता है। अब जब लोग तलब हो जाते हैं तो ज़्यादातर मामलों में लोग क्या करते हैं कि जाकर बेल करवाने लगते हैं, अपना वहाँ लड़ाई लड़ने लगते हैं या समझौता करने लगते हैं कि किसी तरह से कुछ ले दे के समझौता हो जाए। लेकिन यही रास्ता नहीं होता है दोस्तों। अगर आपको गलत तरीके से तलब किया गया है या फर्जी चेक बाउंस के मामले में आपको फंसाया जा रहा है, तो आपके पास और विकल्प भी होते हैं। आप उस जो आपको तलब किया है मजिस्ट्रेट न्यायालय ने, उस आदेश को ले जाकर आप सेशन में रिवीजन भी कर सकते हैं और इस रिवीजन से आप लोगों को रिजल्ट भी मिलता है। अभी हाल ही में हमारे एक सीनियर अधिवक्ता है एडवोकेट पंकज दीक्षित, जो कि लखनऊ हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, गोंडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने एक 40 लाख के बड़े अमाउंट के चेक बाउंस के केस में तलबी का आदेश हुआ था। एज अ डिफेंस काउंसिल उन्होंने मामले को सेशन न्यायालय में लेकर गए, वहाँ पर रिवीजन किया और वहाँ से उनको रिलीफ मिली, जो कि एक बड़ी बात है। इसी पर दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए हमने सोचा कि चलकर सर से ही बात करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि अगर आप फर्जी चेक बाउंस के मामले में फंस रहे हैं तो आपको हथियार नहीं डाल देना है, तुरंत कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप निर्दोष हैं तो आप अगर अच्छा वकील हायर करेंगे, सही से अपना जाकर वहाँ प्रेजेंट करेंगे सेशन में, तो आदेश आपका खारिज भी हो सकता है। तो आइए दोस्तों सर से ही बात करते हैं और सरल भाषा में आप लोगों को बताते हैं कि पूरा मामला क्या था और कैसे फर्जी मामले में लोग फंस रहे हैं, बचाव कैसे होगा। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। जैसे कि जो चेक बाउंस के मामले होते हैं, पहले तो जो ऑडियंस है, जो सामान्य आदमी है, वो सारी प्रक्रियाओं को, इस रिवीजन को, तलबी को इसमें समझने में उसको दिक्कत होती है। तो सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि अगर चेक बाउंस का कोई मामला किसी भी व्यक्ति के खिलाफ होता है, जैसे अगर कह दिया फर्जी तरीके से चेक बाउंस में किसी को फंसाया जा रहा है या सही चेक बाउंस का मामला है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे लोग तलबी तक पहुंचते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, कहाँ से केस इनिशिएट होता है, ये जानना चाहेंगे पहले। इसमें जैसे किसी का अगर चेक बाउंस होता है तो वो पहले मजिस्ट्रेट के आता है और एक एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत जी वो एक परिवाद दाखिल करता है और परिवाद के साथ में वो अपना स्टेटमेंट और इसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या जो भी मौखिक एविडेंस होते हैं वो उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है जी और मजिस्ट्रेट प्राइमा फेशिया अगर सेटिस्फाई होता है कि हाँ वास्तव में चेक बाउंस का अपराध हुआ है, चेक जारी करने वाले ने जानबूझ करके गलत तरीके से चेक इसलिए जारी कर दिया है कि उसके खाते में पैसा ना हो और ये जानते हुए उसने चेक जारी कर दिया है कि हमारे खाते में पैसा नहीं है, फिर भी अगर उसने चेक जारी कर दिया और चेक बाउंस हो गया है, तो जिसके पक्ष में चेक जारी किया जाता है वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है और परिवाद दाखिल करता है और जो क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट होता है वो चेक जारी करने वाले व्यक्ति को एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत विचारण के लिए उसको तलब करता है। जी तो जब एक्यूज्ड को विचारण के लिए तलब किया जाता है तो मजिस्ट्रेट एक आर्डर पास करता है, एक समनिंग आर्डर पास करता है और तलबी आदेश जिसको कहते हैं। जी तो जब तलबी आदेश पास होता है उसके बाद में एक्यूज को सम्मन भेजा होता है। जब एक्यूज के पास जब सम्मन जाता है जी तो उसमें बहुत सारे एक्यूज घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसमें घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। उसमें एक्यूज को चाहिए कि वो सबसे पहले जो है किसी अच्छे काउंसिल के पास जाए जी और उससे अपने मामले की जानकारी ले, जो एनआई एक्ट का स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, जानकार हो। उससे अगर सलाह लेगा तो उसका केस काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। अभी जो मेरे पास जो मैं जिसका केस देख रहा था, मेरा क्लाइंट बतौर एक्यूज एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत तलब किया गया था। वो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। बेसिकली उनको जब न्यायालय ने तलब किया, उनको जब समन मिला तो वो भाग करके मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे मामले में सलाह लिया। तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने बताया उससे कि मैं इसमें फर्जी तरीके से फंसा दिया गया हूँ, मैंने चेक जारी नहीं किया था
और जो परिवादी है वो हमसे धन उगाही करना चाहते हैं, गलत तरीके से हमसे 40 लाख रुपए की वसूली करना चाहते हैं। और इसी मामले में उन्होंने फर्जी तरीके से कंप्लेंट केस फाइल करके और हमको तलब करवा दिया है। तो मैंने उनको सलाह दिया, मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझसे रिलीफ की बात की और पूछा कि इसमें सर कैसे मुझे निजात मिलेगी इस मामले से, इसमें हमारे पास क्या उपचार हैं, हम कैसे इस मामले से बाहर आएंगे। तो मैंने उनको बताया कि जो मजिस्ट्रेट का आदेश है, इसमें जो आपको तलब किया गया है, इस आदेश को रिविजनल कोर्ट के समक्ष इसको चैलेंज करना पड़ेगा। तो मैंने उस केस में रिवीजन फाइल किया, समनिंग आर्डर के खिलाफ। हाँ, समनिंग आर्डर के खिलाफ जो तलबी आदेश था, इसको कोर्ट में अमूमन तलबी आदेश के नाम से जाना जाता है। तो उसको मैंने जिला सत्र न्यायाधीश के समक्ष मैंने रिवीजन के माध्यम से तलब किया था। तो मामला तो यार 21 से चलता रहा था। इसमें अभी जल्दी में 2/9/2023 को हमारे क्लाइंट के पक्ष में ये आदेश आया है कि इसमें रिवीजन एक्सेप्ट की गई है, रिवीजन अलाउ की गई है। और रिवीजन कोर्ट ने हमारे फाइंडिंग को, हमारे दिए गए कानून को और हमारे फैक्ट को देखते हुए ये ऑर्डर पास किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने, मजिस्ट्रेट ने जो समनिंग ऑर्डर पास किया था, एक्यूज को जो तलब किया था, वो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और उसमें बहुत बड़ी अनियमितता है। उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार से परे जा करके, चूँकि मामला मेंटेनेबल है, इस केस में जो है ये एक गोंडा जनपद का नहीं, ये सेशन कोर्ट का नहीं, ये बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सेशन कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, जिसमें हमारे एक्यूज्ड को 40 लाख रुपए के चेक बाउंस के मामले में बतौर अभियुक्त तलब किया गया था, जिसमें मैंने रिवीजन फाइल किया था। और रिविजनल कोर्ट को मैंने ये जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा ये एररनेस की गई थी, उसमें इस मामले को मैंने उठाया और माननीय न्यायाधीश महोदय को मैंने अपने तर्कों से, अपने दलीलों से मैंने संतुष्ट किया। और माननीय उच्चतम न्यायालय की, मैंने उच्च न्यायालय की कुछ विधि व्यवस्थाएँ भी दी थी, जिसको भी माननीय न्यायाधीश महोदया ने जजमेंट में भी कोट किया है। तो सबसे पहला इसमें जो हमारी दलील थी वो ये थी कि ये मामला एनआई एक्ट की धारा 141 से प्रतिबंधित है, क्योंकि इसमें कंपनी या फर्म को जो है परिवादी द्वारा ना तो कोई नोटिस भेजा गया है और ना उसको बतौर एक्यूज्ड परिवाद में ना, यानी सबसे बड़ा पॉइंट ये था तो कि अगर कोई कंपनी है तो पहले कंपनी को, फिर उसके बाद उसके मालिकों को बनाना चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति को बना दिया था, बाकी सारे लोगों को छोड़ दिया था। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी फॉल्ट थी। दूसरा दलील मेरा ये था कि ये हमारा चेक गायब हो गया था। इस संबंध में हमारे पास FIR भी था, हमने पुलिस को भी सूचना दे रखी थी, बैंक को भी सूचना दे रखी थी, हमने स्टॉप पेमेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन बैंक को दे रखी थी। दूसरी दलील मेरी ये थी। तीसरी दलील मेरी ये थी कि ये मामला जो हमारा एक्यूज है वो जो अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे का रहने वाला है। तो ये 202 सब सेक्शन 1 में CRPC की ये व्यवस्था है कि जब कोई परिवाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होता है, जिसमें अभियुक्त जिसको बनाया गया है वो अगर मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से परे का निवास करने वाला है, तो उसमें मजिस्ट्रेट या तो स्वयं जांच करेगा या फिर किसी पुलिस या फिर किसी अन्य सक्षम अधिकारी के माध्यम से उसका अन्वेषण करवाएगा। और अन्वेषण करवाने के बाद में उसमें सत्यता का पता लगाएगा। सत्यता का पता लगाने के बाद में जो भी जैसे भी एविडेंस पत्रावली पर आएगा, उस हिसाब से आगे कार्यवाही करेगा। अगली दलील मेरी ये थी कि ये मामला पार्टनरशिप एक्ट की धारा 25 से भी प्रतिबंधित है, क्योंकि अगर परिवादी की सभी बातों को मान लिया जाए, अगर ये भी मान लिया जाए कि हमारे क्लाइंट ने चेक जारी किया था, हमारी क्लाइंट के साथ में उसका ट्रांजैक्शन था, चेक वास्तव में सही था, चेक उसने जारी किया था, तो अगर उसकी लायबिलिटी मानी जाएगी, तो अगर जनरल लायबिलिटी के हिसाब से, चूँकि इसमें 2 पार्टनर हैं और एक कंपनी है, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ 1/3 मानी जा सकती है। तो इसलिए उसको 40 लाख के चेक बाउंस के मामले में जो है तलब नहीं किया जा सकता। तो ये जो है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को और इन फैक्टों को और इन कानूनों को नज़रअंदाज करके हमारे एक जो क्लाइंट थे उसको सरसरी तौर पर तलब कर लिया था। और इस आर्डर को मैंने
चैलेंज किया। चैलेंज करने पर ये बहुत बड़ी सफलता हमारे क्लाइंट के पक्ष में आया है कि रिवीजन अलाउ हुआ है और माननीय न्यायाधीश महोदया ने ये ऑर्डर पास किया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश जिसके माध्यम से एक्यूज को तलब किया गया था वो त्रुटिपूर्ण है, विधिक रूप से उचित नहीं है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था के विपरीत है। इसलिए उसमें जो है हस्तक्षेप करने के लिए हम सारे उत्तराधार पाते हैं और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसको मैंने चैलेंज किया था उसको अपास्त कर दिया है और निर्देशित किया है कि उन्होंने अपने निर्णय में जिस बिंदु का निर्धारण किया है, जो एररनेस उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है, उसके आलोक में, उसके प्रकाश में पुनः परिवादी को सुन करके मामले को डिसाइड करने के लिए निर्देशित किया है। ये तो बहुत बड़ी सफलता है क्लाइंट की भी और आपकी भी कि एक रिवीजन 40 लाख जैसे बड़े अमाउंट का रिवीजन अलाउ हुआ। लेकिन हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे कि ये तो अब आपका एक्यूज पूरी तरह से बचता दिख रहा है और लगभग बच ही जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है। अगर आप ये रिवीजन वाला जो फंडा है, अगर ये कोई अधिवक्ता ना अपनाया होगा या आप ना अपनाए होते या आपके पास वो आया ना होता तो आगे वो कैसे फंसता? क्या उसको 40 लाख रुपए देने पड़ जाते? क्या होती पूरी प्रक्रिया, वो भी थोड़ा समझना चाहेंगे। अगर वो अच्छे काउंसिल के पास नहीं पहुंच पाता जी, या मेरे पास वो नहीं आता जी, तो दूसरा ऑप्शन उसके पास बस यही था कि या तो ट्रायल फेस करे या फिर जो 40 लाख रुपए है उसको दे करके केस को कंप्रोमाइज़ कर ले। अच्छा, अब अगर वो ट्रायल फेस करता जी, और ये मेजर जो एररनेस है इसको अगर किसी अच्छे अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय के प्रकाश में नहीं लाया था, इसको नहीं उठाया था, तो इसमें 2 साल तक का पनिशमेंट का प्रावधान है और जितना अमाउंट का चेक है उसके 2 गुना धनराशि का पैसा भी देना पड़ता। पैसे की क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाने के लिए जो है मजिस्ट्रेट के पास पावर है। तो 2 गुने चेक की राशि के 2 गुने तक का जो है। क्या इसमें ट्रायल शुरू होने से पहले बेल की प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता? स्वाभाविक। हाँ बिल्कुल। अगर वो रिविजनल कोर्ट के समक्ष अपनी पिटीशन लेकर के नहीं जाते जी, तो सबसे पहले अगर वो ट्रायल फेस करना चाहते तो सबसे पहले वो न्यायालय के समक्ष आते और अपनी बिल कराते। बिल कराते हैं। बिल कराने के बाद में प्रक्रिया शुरू हो जाती और प्रक्रिया चूँकि मजिस्ट्रेट ने तलब कर लिया था, जी, जी, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष मजिस्ट्रेट को कभी ये नहीं लगता कि हमने जो ऑर्डर पास किया वो गलत है। गलत है, बिल्कुल तो मजिस्ट्रेट को तो ये लगता है कि जो मैंने ऑर्डर पास किया वो सही है। सही है। परिवादी को ये लगता है कि हमारा मामला बिल्कुल सही मोड में चल रहा है। हाँ, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जी, अपने मामले में पैरवी करने के लिए अगर अच्छा वकील न मिले, अगर सही से अपने मामले को सही फोरम में न प्रस्तुत कर पाए जी, तो उसको 40 लाख रुपए देना पड़ता है। और 40 लाख क्या 2 गुना राशि 80 लाख रुपए 80 लाख रुपए तक की और 2 साल की जेल भी उसे हो सकता। साल तक की जेल का भी प्रावधान है। जी। था सेशन कोर्ट में भी अब अगर अपने मामले को सही से रखा जाए जी, और सही से अगर कानून को रिप्रेजेंट किया जाए, जी, अपने फैक्ट को सही से रखा जाए, जी, तो रिलीफ मिलती है। लोग कहते हैं कि सेशन कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलती है, हमारी पिटीशन खारिज हो गई, जबकि लोग कहते थे कि भाई ये पिटीशन अलाउ नहीं होगी, आपका 40 लाख का चेक बाउंस का मामला है और आपका साइन है, चेक जारी हुआ है। बहुत सारे सीनियर्स कहते थे कि आपका ये पिटीशन अलाउ नहीं होगा, आपकी रिवीजन डिसमिस होगी। लेकिन मैं उनसे कहता था कि नहीं, इसमें मेजर एररनेस है, इसमें विधिक त्रुटियाँ हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने जो ऑर्डर पास किया है वो बियॉन्ड जुरिडिक्शन जाकर के पास किया है। अधीनस्थ न्यायालय को समन करने का मामला नहीं था, इसमें ये मामला मेंटेनेबल ही नहीं था। जब प्राइमरी एक्यूज को, जो मेन एक्यूज था, जो मैंडेटरी है, उसको अगर बतौर एक्यूज अगर नहीं तलब किया जाता है तो किसी सह अभियुक्त को या किसी अन्य अभियुक्त को तलब करने का कोई औचित्य में नहीं चित्र नहीं था। यानी कि मामला ये है कि अगर आपको फर्जी तरीके से तलब कर लिया है गया है तो आपको हथियार नहीं डाल देना है। ज़्यादातर क्या करते हैं लोग, अधिवक्ता भी यही करते हैं कि चलो मेल करवा लो, ट्रायल देखा जाएगा। आप वहाँ अगर हथियार नहीं डालेंगे तो आपको या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं ना कहीं रिमेडी आपको मिल ही जाएगी। आपका ये कहना स्पष्ट है। लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोग प्रयास नहीं करते हैं जी, लोग जानकारी के भाव में जी, या फिर वो पैरवी के भाव में जी, या फिर वो सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं, सही अधिवक्ता के पास नहीं पहुंच पाते हैं जी, इसलिए वो सही ढंग से सही फोरम में अपनी पैरवी नहीं कर पाते हैं। जी, और अगर वो सही जगह पर पहुंच जाएं, सही फोरम में अगर वो पैरवी करें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट को या किसी अधिकारी को मिसगाइड करके अगर
कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को फंसा दिया है जी। तो उसके पास पूरा अधिकार होता है। आप ये जो तलबी हुई थी इसके खिलाफ आप रिवीजन कोर्ट में गए, आपको रेमेडी मिली। अब इस मामले को अगर ऐसे देखा जाए, अगर इनके खिलाफ एनआई एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो गई होती थाने में, तब इसकी प्रक्रिया क्या होती, कैसे लोग बच पाते कि अगर थाने से एफआईआर लिख गई है तब क्या रेमेडी एक्यूज्ड को होगी, अब आप कौन सा रास्ता चुनते आगे जाकर? सिर्फ चेक बाउंस के मामले में एफआईआर का प्रोविजन नहीं होता जी उसके साथ में अगर कोई छल फ्रॉड जी। या कोई और अपराध अगर किया गया है जी तब तो एफआईआर हो सकता है। जी बाकी एनआई एक्ट में साफ स्पष्ट रूप से इसके लिए कानून बना हुआ है जी। कि आपको अगर चेक बाउंस हुआ है तो चेक बाउंस के लिए सिर्फ आप मजिस्ट्रेट की समक्ष, जो क्षेत्राधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष आप परिवाद ही परिवाद पता है। इसमें पुलिस वाले क्या करते हैं, छोटी मोटी एक धारा और जोड़कर एनआई एक्ट के तहत मुकदमा लिखकर, कई बार ये भी देखने में आता है लोगों के खिलाफ आ जाता है। तो अगर एफआईआर लिख के आ गई है तो उसकी रिमेडी क्या होगी, मैं ये जानना चाह रहा था। उसके लिए ये मेंटेनेबल नहीं है। और अगर एक्यूज ने ऐसा कुछ लिख करके दिया है कि हमारे साथ में छल भी हुआ है, फ्रॉड भी हुआ है, तब तो एफआईआर हो सकती है। जी लेकिन एफआईआर होने के बाद में जी उसको डायरेक्ट हाई कोर्ट जाना चाहिए, अच्छा। क्योंकि मामला पूरी तरीके से तो यहाँ क्वेश नहीं होगा और हाई कोर्ट जाने पे मामला क्वेश भी हो सकता है। अगर मामला फेक मामला है, जेन्युइन मामला नहीं है, तो हाई कोर्ट 482 में जाने पर क्वेश हो सकता है। या फिर अगर उसके पास कोई प्रॉपर इस प्रकार से एविडेंस है कि उसने चेक बाउंस के अलावा कोई और ऑफेंस मेड आउट नहीं किया है, कोई ऑफेंस नहीं किया है, चेक बाउंस का ही मामला है, प्योर चेक बाउंस का मामला है, तो भी वो रिविजन कोर्ट के समक्ष जाएगा और उस जो कॉग्निजेंस ऑर्डर है, समनिंग ऑर्डर जो हुआ, समनिंग ऑर्डर है, उसको चैलेंज करेगा। इसमें एररनेस है, इसमें पत्रावली पर और कोई एविडेंस। अब इसमें हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, सर को रोकना चाहेंगे, जब एफआईआर कोई होके आती है न्यायालय में, तो जब चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित होती है, तो जैसे यहाँ एविडेंस लेके आपका तलबी आदेश होता है, ऐसे ही जब चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो प्रसंज्ञान लेता है, इसके बाद समनिंग ऑर्डर पास करता है। उस समनिंग ऑर्डर के बारे में सर बात कर रहे हैं कि उसका रिविजन लेकर हम लोग फिर से सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। जी सर, तो उसको लेकर जाएंगे तो फिर यही ग्राउंड आपका। अब उसमें देखना पड़ेगा कि पत्रावली पर एविडेंस क्या है। जी अगर पत्रावली पर चेक बाउंस के अलावा और कोई ऐसा एविडेंस है जिसमें कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया गया है, कोई फोर्जरी की गई है, कोई मिसचीफ किया गया है, कुछ अगर और छल है, फ्रॉड है, किसी भी प्रकार का कोई और ऑफेंस अगर किया गया है, पत्रावली पर एविडेंस है, तो अब वो देखना पड़ेगा कि जो एविडेंस है वो फॉल्स एविडेंस है, फेक एविडेंस है, कैसा एविडेंस है। तो उस एविडेंस के आधार पर वो पिटीशन फाइल की जाएगी कि इसमें ये तथ्य है, ये फैक्ट है, ये ला है। तो ये तो पत्रावली का और मामले का डिफरेंट मामले में डिफरेंट ग्राउंड होते हैं। किस मामले में क्या ग्राउंड है वो मामला विशेष देखने पर ही पता चल सकता है कि इसमें किस ग्राउंड पर हम जो है रिविजन कोर्ट में जाएंगे या फिर हाई कोर्ट में जाएंगे। तो ये एविडेंस का हाई कोर्ट वाला रास्ता ज़्यादा आसान है। अगर एफआईआर होके आ गई है तो 482 में हाई कोर्ट का रास्ता, हाई कोर्ट में जाने पे रिलीफ मिल सकती है, इसलिए चूंकि ये एनआई एक्ट का मामला है। स्पेशली अगर किसी का मामला एनआई एक्ट के साथ में है, अगर उसी ट्रांजैक्शन में अगर नहीं किया गया है तो हाई कोर्ट में जाकर के आदमी ये कह सकता है कि ये एनआई एक्ट का मामला, इसके लिए इनको कंप्लेंट की फाइल करना चाहिए था। और अगर कोई ऑफेंस है, अगर इनका ग्रीवांस है, कोई शिकायत है, तो उसके लिए एफआईआर हमारे खिलाफ लिखवाते। लेकिन जब इसके लिए स्पेशल एक्ट बना हुआ है, स्पेशल प्रोविजन बना हुआ है, तो ये इसके लिए सिर्फ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत परिवाद ही दाखिल कर सकते हैं। तो इस पर हाई कोर्ट को तो इनहेरेंट पावर है, वो कोई भी रिलीफ दे सकता है, प्रोसीडिंग को क्वेश कर सकता है, या उसमें जो और अन्य चार्जेस लगाए गए हैं उसको डिस्चार्ज करके बाकी प्रोसीड करने के लिए डायरेक्शन पास कर सकता है। या फिर रिविजनल कोर्ट में जाने पे भी रिलीफ मिल सकता है अगर कोई मेजर एररनेस है, कोई एविडेंस नहीं है पत्रावली पर, इस प्रकार से अनियमितता की गई है, तो रिविजनल कोर्ट भी संज्ञान ले लेता है। रिविजनल कोर्ट में सेशन कोर्ट को और हाई कोर्ट को, दोनों कोर्टों को सेम पावर है। अच्छा, अब ये व्यक्ति के ऊपर रहता है कि वो कौन सा मंच चुनता है, कौन सा चुनता है। पावर दोनों में, दोनों न्यायालयों को। क्या ये जो रिवीजन मजिस्ट्रेट का जो रिवीजन आदेश है, इसका वो जो त्रुटिपूर्ण आदेश है, इसका रिवीजन सेशन छोड़ के डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट नॉर्मली इंटरटेन नहीं करता है। उसके पास ये प्रश्न होता है, वो एक पूछता है कि भाई आप वहाँ सेशन कोर्ट में क्यों नहीं गए, ये मामला जो आपका है, जितना पावर मुझे है उतना ही पावर सेशन कोर्ट है, तो आप वहाँ क्यों नहीं गए। अगर ऐसा कोई आपके पास मजबूत या कोई ठोस आधार है कि हम वहाँ नहीं गए,
तो मामले को इंटरटेन किया जा सकता है। जी जैसे बहुत सारे मामले में इधर कोरोना काल में जी हाई कोर्ट ने डायरेक्ट इंटरटेन कर लिया था, जी तो ऐसे कुछ विशेष परिस्थितियां हों उसमें इंटरटेन कर सकता है। अदरवाइज आप प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं तो फिर जो है वो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आपकी पिटीशन को खारिज करेगा और आपको डायरेक्शन देगा कि आप जाइए पहले वहाँ पिटीशन लगाइए, वहाँ आपकी सुनवाई अगर नहीं होगी तब आप मेरे पास आइएगा। जी 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 सही है। यानी कि रिवीजन कोर्ट में अगर नहीं हुआ तो क्या रिवीजनल कोर्ट ने आदेश नहीं दिया तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, कि तो हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन को लेके जाएंगे। अब थोड़ा इसको गहरा करते हैं, रिवीजन जाएगा या सिर्फ रिवीजन एक ही बार हो सकता है किसी भी आदेश का? जैसे यहाँ से हमारा रिवीजन खारिज हुआ तो क्या हाई कोर्ट में एज अ रिवीजन जाएगा या किसी दूसरी प्रक्रिया के तहत जाएगा, ये समझना था आप। रिवीजन का रिवीजन नहीं होता है। जी रिवीजन का रिवीजन नहीं होता है, रिविजनल जांच जो है एक बार ही होती है। जी और जब दोनों कोर्ट को सेम पावर है तो जो जांच वो करते हैं वो जांच ये कर लिया, इन्होंने कर लिया। तो रिविजनल कोर्ट का जो आर्डर है उसको 482 में चैलेंज करेंगे। हाई कोर्ट अगर जाएंगे तो रिविजनल कोर्ट के आर्डर के अगेंस्ट 482 CRPC में जो है उसको चैलेंज करेंगे कि इसमें किस प्रकार से गलत आर्डर पास किया गया है। जी रिवीजन के अगेंस्ट रिवीजन नहीं होता है। जी और वहाँ जब जाएंगे तो दोनों ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, जो मजिस्ट्रेट का आदेश है इसको भी और उसको भी, जो रिवीजन का आदेश है उसको भी। हाँ। तो ये हाई कोर्ट का विषय है कि वो दोनों ऑर्डर को क्वेश्चन कर देता है, या जिस आर्डर में गड़बड़ी है उस आर्डर को अगर लगता है कि रिविजनल कोर्ट का आर्डर गड़बड़ है तो रिविजनल कोर्ट के आर्डर को क्वेश्चन करेगा और पत्रावली को फिर से भेज देगा कि पुनः सुनवाई करके आर्डर पास करिए। और अगर लगता है कि इसमें डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को ही डायरेक्शन दे दिया जाए तो मजिस्ट्रेट को भी डायरेक्शन दे देते हैं कि इस प्रकार से करिए। आप इस रिविजनल कोर्ट के आर्डर को क्वेश्चन करके मजिस्ट्रेट को डायरेक्शन दे देते हैं कि इस प्रकार से आपके भी आर्डर में त्रुटियां हैं, और वो चाहे तो दोनों ऑर्डर को। यानी हाई कोर्ट अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 482 का करेगा। कोर्ट को इनहेरेंट पावर है जी, वो कुछ भी ऑर्डर पास कर, 482 में तो कुछ भी उसको कोई असीमित शक्तियां दी गई हैं, उसी के तहत ये सारा मामला होगा। से रिलेटेड कोई भी मामला है वो नहीं है, उसमें इनहेरेंट पावर है। और हाई कोर्ट संज्ञान लेकर के आपको कोई भी रिलीफ दे सकता है, रिलीफ पास कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, फिर हम लोग सर के साथ आगे जुड़ेंगे। अभी मामला ये था कि चेक बाउंस का मामला है चाहे कोई दूसरा मामला, अगर आप फर्जी तरीके से फंसा दिए गए हैं, खासकर न्यायालय द्वारा तलब कर लिए गए हैं, तो आपको हथियार डाल नहीं देनी है, तुरंत बेल नहीं करवा लेनी है। आपके पास और रेमेडी होती है। आप रिवीजन में जाकर जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन सर बता रहे थे, डिस्चार्ज को मोटा मोटा हम आपको बता दें। डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि हमारे खिलाफ मुकदमा आगे चलाया ही ना जाए, पर्याप्त एविडेंस ही नहीं है हमारे खिलाफ मुकदमा चलाने का, मुकदमा यही समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार से डिस्चार्ज होता है, रिवीजन होता है। आप इसमें जा सकते हैं, एक अच्छे अधिवक्ता हायर करके आप उसमें रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।